नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। हर रात की तरह, हर शाम की तरह आज भी मैं आपके साथ एक नया एपिसोड को लेकर आया हूं और इसी एपिसोड के माध्यम से मैं बिहार की सियासत में लगातार उठापटक चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उस सियासत की मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। उसके लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं रमन जी। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि जिस तरीके से बिहार की सियासत लगातार उठापटक चल रही है, यहां तक कि अमित शाह का स्टेटमेंट आता है, इन सारी हालातों को देखकर वो जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आता है जो कि अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। क्या है आखिर इसका वजह? देखिए, बिहार की राजनीति जो है लगातार बदल रही है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए की रुख करेंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बताऊं कि वो रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक तो रामविलास पासवान को बोला जाता था, तो उनसे कम ये भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, कल जिस तरह से 45 मिनट के आसपास लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक बंद कमरे में मुलाकात होती है, कहीं ना कहीं ये जो सीधा प्रभाव है। कल मैं बताऊं, बीजेपी ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी और तमाम वो बिहार के जितने भी नेता थे, बड़े छोटे सारे एमएलए, एमपी और कह सकते हैं कुछ एमएलसी भी आए हुए थे। तो ये जैसे ही लालू प्रसाद यादव को इसकी भनक लगती है सुबह में, उनको इससे पहले पता नहीं था कि आज विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। और विधानमंडल दल की बैठक नहीं, उनको ये लगा लालू प्रसाद यादव को कि ये बीजेपी की रणनीति चल रही है कि नीतीश कुमार से जो फाइनल होता है टच, वो काम हो रहा है। वो दौड़े दौड़े गए, बाप बेटे दोनों जाते हैं, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। वहाँ मान मनौवल का खेल चलता है, 45 मिनट तक वहाँ खेल चलता है और उसके बाद दोनों वापस आते हैं। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि फिलहाल जिस तरह से राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार के तरफ से स्टेटमेंट जो है बहुत कम दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की तरफ से, तो लगातार आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक चल रहा है। नीतीश कुमार का नाम लेना, वो हर एक जितनी भी मीटिंग होती है, सरकारी कार्यक्रम होता है, उसमें नीतीश कुमार का नाम लेना वो भूलते नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में भी सत्ता की चाबी है। नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी जो संरचना है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही की थी। तमाम वो पूरे देश में घूमकर तमाम वो विपक्षी जो दल थे बीजेपी के जो खिलाफ थे, उनको एकजुट करना और एक मंच पर लाना, वो नीतीश कुमार का ही देन है आज। लेकिन रमन जी, ये सारी हालात को तो आप बिल्कुल बहुत करीब से देख रहे हैं, लेकिन उन सारी हालातों को देखते हुए क्या ये मान लेना चाहिए कि अब कुछ बड़ा हो जाएगा? देखिए, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अमित शाह का बयान आया था कि नीतीश कुमार के लिए हमने कभी दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं की थी, आज भी वो आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। अशोक चौधरी ने इस पर बयान दिया था कि उनकी बात सही है, लेकिन वो प्रस्ताव तो दें। ठीक है, लेकिन देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है, वो क्षेत्रीय पेच फंसा हुआ है, प्रदेश का पेच फंसा हुआ है। ये तो बात तय है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो जो एनडीए का कुनबा है वो और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन जो मटफुरौल की बात है, सीट शेयरिंग की बात, जो अभी तक इंडिया गठबंधन में चल रहा है, वही कमोबेश स्थिति, उससे बड़ी स्थिति मैं कह सकता हूं कि एनडीए में होगा। क्योंकि जहां तक सीटों की बंटवारे की बात है, तो पिछली बार की बात मैं बताऊं तो लगभग 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 6 सीट लोजपा को दे दिया गया था। इस बार और भी घटक दल जुड़े हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हैं, जीतन राम मांझी जुड़े हैं। अब तो लोजपा में भी दो फाड़ हो चुका है। कह सकते हैं, एक तरफ रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान एक तरफ लीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ है उनके भाई पशुपति पारस लीड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीटों का समन्वय करना, उनका संयोजन करना, और लगातार, क्योंकि जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं और पशुपति पारस में कोई अच्छे संबंध नहीं है, तो एक टेढ़ी खीर कही जाएगी। वहीं जो मैं क्षेत्रीय अगर बात करूं, तो सम्राट चौधरी कभी नहीं चाहेंगे कि जदयू एक बार फिर से
बीजेपी का, एनडीए का हिस्सा हो, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार यहाँ आएंगे तो सम्राट चौधरी, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाकर तो वो कभी नहीं चाहेंगे। और बीजेपी ने जिस तरह से उनको जो बागडोर दी, प्रदेश की बागडोर दी, और कहीं ना कहीं जो लवकुश समीकरण की बात की जा रही थी, लवकुश समीकरण में क्योंकि एक कोयरी समाज से आते हैं, खुद भी सम्राट चौधरी, और उसको लीड करते हैं, लेकिन कोयरी समाज में और भी बड़े नेता है, उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा भी कोई कोयरी समाज का नेता नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन जिस तरह से जो प्रेजेंट किया है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार आते हैं तो मेरी जो ख्वाहिश है वो अधूरी रह जाएगी, और वो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में 2025 में प्रोजेक्ट या पार्टी उनको नहीं कर पाएगी। लेकिन बात 2025 की करते हैं, सम्राट चौधरी की करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक तरफ दरवाजा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे तरफ सम्राट चौधरी जैसे लोग इस बात को अगर व्यक्तिगत तौर पे देखते हैं, तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व ही चलता है? क्योंकि आप मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, जो शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय से मुख्यमंत्री थे और उन्हें इस बार मौका नहीं मिल पाया, उनके जगह पे मोहन यादव आते हैं और मोहन यादव को भी बिहार लाया जाता है। यादव समीकरण में भी सेंधमारी करने की भाजपा एक नई रणनीति चल रही है, तो क्या लगता है इसमें भी कहां तक भाजपा कामयाब हो पाएगी? लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो फिलहाल स्थिति है यहाँ की, उसमें केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की अगर हम बात करें भाजपा की, तो पहले हमें लगता है शीर्ष नेतृत्व का फैसला को स्वीकार करेगी भाजपा की प्रदेश स्तर की जो भी कमेटी के लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है बिहार में। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कोई बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है, लेकिन कमजोरी की अगर बात की जाए तो जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे बीजेपी प्रदेश में जिस तरह से है, तो वहाँ शीर्ष नेतृत्व ज़्यादा महत्व नहीं रखता। आप यूपी में भी चले जाएं तो वहाँ जो वोट मिले वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मिले, जो सेकंड टर्म में। लेकिन आपको शायद याद होगा रमन जी, मैं ये भी थोड़ा सा अवगत करा दूं, इस बार राजस्थान का चुनाव को आपने देखा, मध्य जहाँ पे कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं था, जो कांग्रेस का एक गढ़ माना जा रहा था, वहीं आप छत्तीसगढ़ को भी देख सकते हैं, तो वो दोनों जगह पे भाजपा अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म जिस समय योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी बिना चेहरा का ही बीजेपी वहां चुनाव को बहुमत में आए थे। लेकिन ये सारे समीकरण को देखते हैं तो क्या लगता है बिहार में भी आने वाले समय में बिहार में बीजेपी का इस तरह का जलवा दिखेगा? देखिए, 3 प्रदेशों में जो जीत हुई वहां पर आप साफ समझिए कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। मोदी के नाम पर चुनाव क्यों लड़ा गया? देखिए, एक एक्स फैक्टर है। मैं अगर आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में लगातार जो योजनाएं तो प्यारी बहना उन्होंने चलाई, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के नाम पर जो नेतृत्व है उनको अब लग रहा था कि ये थक चुके हैं, हार चुके हैं। मतलब आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल वगैरह भी जितने भी चैनल्स पे आ रहे थे, वहाँ पर बराबरी का कांटा दिखाया जा रहा था या बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं भी, चाहे वो रमन सिंह की बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ में, वसुंधरा की बात कर ली जाए राजस्थान में, तो वो तमाम जो चेहरे थे, अब बीजेपी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि उन चेहरों को बदला जाए, नए चेहरे लाए जाएं। और नए, कहते हैं ना कि आप किसी रेस में अगर भाग लेते हैं तो आपको नए युवा घोड़े की जरूरत होती है, तो वही युवा घोड़ों को उतारा है उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन ये बात तो सत्य है, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले एसके मेमोरियल हॉल में मोहन यादव को बुलाया जाता है, यादव समुदाय को एक साथ लाने की कोशिश की जाती है, श्री कृष्ण का जयकारा लगाया जाता है धूमधाम से, और ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक मंच नहीं बल्कि एक धार्मिक मंच बन गया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, माई समीकरण, मुस्लिम और यादव जो समीकरण है, कहीं ना कहीं बीजेपी अब उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मोहन यादव को बिहार बुलाना और बिहार ये कहकर बुलाना कि मोहन यादव जो है यादव हैं, मतलब नंद समाज से आते हैं, यादवों के रहनुमा हैं। और दूसरा जो यहाँ अगर चेहरा देखा जाए तो लालू यादव या तेजस्वी यादव एक बड़े यादव समूह को लीड करते हैं, क्योंकि आज अगर यादवों का कोई नेता बिहार में है तो वो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव हैं।
तो उस समीकरण में, उस जो वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने एक नया तर्कश से एक तीर निकाला है मोहन यादव के रूप में। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस तरह से जो जितने भी बीजेपी के जो यादव नेता थे, चाहे वो नंदकिशोर यादव हों, चाहे रामकृपाल यादव हों, चाहे नित्यानंद राय हों, वो तमाम नेता मौजूद थे और उन्होंने एक कोशिश ज़रूर की है कि एक बार फिर से जो जो समीकरण है यहाँ माय समीकरण, उसमें सेंध लगाई जाए। मैं बताऊँ, मुस्लिमों की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब से शहाबुद्दीन को दरकिनार किया गया है राजद से, कहीं ना कहीं हिना शहाब के जो समर्थक हैं वो लगातार मांग करते आ रहे थे कि मुस्लिमों हिना शहाब को साथ लाया जाए, हिना शहाब को साथ लाया जाए। लेकिन जिस तरह से अभी तक दरकिनार रखा है राजद ने, कहीं ना कहीं मुस्लिम भी, मैं समझता हूँ कि उनसे कहीं इलेक्शन में जिस तरह से कहा जाता है कि माई समीकरण, तो पहले मुस्लिम भी उनसे कुछ इस बार वोट कटेंगे उनके, क्योंकि कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से हिना साहब जो है एनडीए को फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी बिहार में। चलिए, बहुत 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 अच्छा एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। आप जिस तरीके से बीजेपी का अंदर की बात बता रहे हैं, लेकिन हम फिर से एक गठबंधन पे आएंगे। यहाँ जो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का जो समीकरण अभी बिहार में सरकार चला रही है, वो समीकरण यदि रहता है, यदि नीतीश कुमार जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, तो क्या लगता है आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव में एनडीए का गठबंधन कहाँ तक दिखाई देगा जीत में, अगर हम देखें तो, और वहीं उसके सामने इंडिया गठबंधन कहाँ तक सामने टिकेगा बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब भी चुनाव लड़े जाते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा होता है। बीजेपी के पास इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राम मंदिर का मुद्दा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आएंगे तो राम लला विराजमान होंगे, और उन्होंने वो कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं अभी पूरे जो देश क्या विदेश तक में जो ये मुद्दा छाया हुआ है कि रामलला आ रहे हैं, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। मैं बताऊं कि दो चीज़ें होती है, एक धर्म के नाम पर और एक देश के नाम पर। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो पूरा देश एक हो जाता है, चाहे जो सनातनी है वो एक हो जाएंगे, फिर वो धर्म में नहीं बटेंगे। आप लगातार देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर देखें, लगातार वो दल हालांकि भर्त्सना कर रहे हैं कि मोदी के राज में जो है वो कह सकते हैं बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लेकिन जब कह सकते हैं धार्मिक जो उस पर रंग चढ़ा दिया गया, ठीक है, आप कुछ भी करें काम नहीं करते हैं। लेकिन जब अंत में बिहार में क्या स्थिति है कि जाति के नाम पर वोट पड़ता है, तो उस जाति के गड्ढे को है कमोबेश मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने राम के सहारे भरने की बहुत बड़ी कोशिश की है, और मुझे लगता है संभवतः वो भर भी पाएंगे। और देखिए, चुनाव की बात है तो चुनाव, हाँ, नीतीश कुमार के जाने के बाद कुछ तो मतलब जो है सीटें घटेंगी बिहार में क्या लग बीजेपी रहा है की। आपको? क्या कुछ अगर हम डाटा की बात करें, अप्रोक्सीमेट की बात करें, तो क्या लगता है कहाँ तक एनडीए दिख पाएगा 40 में? देखिए, मैं अब आपको पहले बताऊं कि देखिए, बीजेपी ने जो इस बार लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रखी है, बहुत ही उम्दा तैयारी है। दूसरी चीज, इस बार जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो सबसे पहले ध्यान में रखा जाएगा। मैं बताऊं, जैसे सिवान में भी मैं बताऊं आपको कि वहाँ से कविता सिंह सांसद हैं, और ओम प्रकाश यादव जो हैं पूर्व सांसद हैं, जो बीजेपी से जीता करते थे। और कविता सिंह, जब ये गठबंधन के तहत कविता जेडीयू को ये सीट गई, ओम प्रकाश सिंह नहीं लड़े चुनाव, तो ओम प्रकाश सिंह का वजूद है वहाँ बहुत भारी है, क्योंकि निर्दलीय उन्होंने भी चुनाव जीता था और बहुत बड़े शहाबुद्दीन को हराकर वहाँ पर चुनाव जीता था। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओम प्रकाश यादव, तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं। मैं बताऊं कि जो बीजेपी चाहेगी, जैसे जहानाबाद अगर देख लिया जाए, पटना से सटे अगर देख लिया जाए, तो जहानाबाद सीट में पिछली बार जो है चंदेश्वर चंद्रवंशी जो जेडीयू के सांसद हैं वो मतलब जीते थे। लेकिन इस बार वहाँ हो सकता है कि या तो अरुण सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। अरुण सिंह भूमिहार जाति से भी आते हैं और अब बड़े नेता माने जाते हैं, भूमिहार के बड़े नेता माने जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर वो भी जीतने में सक्षम है। वहीं नवादा में तो सिटिंग सीट है, एलजेपी आर के क्षमा करें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास वो सीट है। लेकिन संभवतः वहाँ भी इस बार जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ से या तो लोजपा रामविलास या
बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और वो सब सेफ सीट माना जाता है। हाँ, मुंगेर में थोड़ी सी अटकलें हैं। कद्दावर नेता ललन सिंह ज़रूर एक कहेंगे कि बीच में रोड़े की तरह है, लेकिन बीजेपी जानती है कैसे किससे कब निपटना है। आपने आज से अगर 2 महीने पहले देखा होगा तो ललन सिंह का कद बहुत बड़ा था, लेकिन आज जिस तरह से जो कद हो गया है ललन सिंह का, हाँ कह सकते हैं प्रमोशन से एक बैग उनका डिमोशन हो गया है और कहीं उनका कोई नाम नहीं है। अब तो पार्टी के बोर्ड से भी उनका नाम हटा दिया गया है, उनका फोटो हटा दिया गया है और जो नई कमेटी बनाई गई है उसमें भी उनको जगह, उनको और अशोक चौधरी को जगह नहीं दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह भी अब जो है वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। लेकिन बात जब सब समीकरण को आप देखते हैं, जदयू के अंदर की बात करें, आप अशोक चौधरी को देखें, ललन सिंह को देखें या नीतीश कुमार को देखें, तो क्या लगता है अगर समीकरण, अगर जदयू अपने आप को नहीं संभाल पाता है तो क्या 2-3 भागों में जदयू टूट सकता है? ये देखिए, अभी इसकी संभावना तो है नहीं। जो कयास मीडिया में लगाए जा रहे हैं, लगातार हर एक चैनल पे कुछ न कुछ निकलते आ रहा है, वो सिर्फ मीडिया का अटेंशन कह सकते हैं लेने के लिए किया जा रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार बहुत ही पक्के खिलाड़ी हैं और जिस तरह से इस बार देखिए, नीतीश कुमार ने जो है एनडीए को छोड़ा इसलिए कि उनकी भी कहीं न कहीं ख्वाहिश थी कि वो प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जाने के बाद कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार है वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन उस समय ये देखा जा रहा था कि जिस तरह से मोदी प्रकरण में सदस्यता राहुल गांधी की रद्द कर दी गई थी, तो ये लग रहा था कि राहुल गांधी अगर उपलब्ध नहीं रहते हैं तो चेहरा कौन होगा, कौन सा चेहरा ऐसा होगा जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। तो 3 ही चेहरे समझ में आ रहे थे। एक नीतीश कुमार जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में थे, दूसरी थी ममता बनर्जी और तीसरे थे अरविंद केजरीवाल। तो जिस तरह से लगातार मीडिया में भी चल रहा था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री पद के चेहरे हों और फिर राहुल गांधी की एक बैग इसमें एंट्री होती है। जब हाई कोर्ट से उनको राहत मिलती है तो फिर कांग्रेस, देखिए कांग्रेस बहुत ही चालाक पार्टी है। इतने दिनों तक राज उन्होंने ऐसे ही नहीं किया इस देश में। वो जानती है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसको कैसे अपने अंडर लाया जाए। देखिए, एक बड़ी चाल तो ममता बनर्जी ने ज़रूर चल दी थी कि वहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, जो मीटिंग हुई थी बेंगलोर में, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उन्होंने लाया था, चूँकि राहुल गांधी को वो चाहते हैं कि वो हटाया जाए। राहुल गांधी को देखिए बेसिकली कोई पसंद नहीं कर रहा, उनके इंडिया गठबंधन के जो भी जो सहयोगी दल हैं वो भी पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार की बात की जाए, नीतीश कुमार कहीं न कहीं कमज़ोर हुए हैं और असहाय दिख रहे हैं। असहाय इसलिए कि जो उनकी महत्वाकांक्षा थी वो पूरा नहीं हो पा रहा है और लगातार लगातार देखिए फ़ोन करके राहुल गांधी ने भी उनको फ़ोन कॉल किया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनको कॉल किया, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो संयोजक पर मान नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी आकांक्षा यही है कि प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है उनको बनाया जाए। तो लेकिन सारे समीकरण को अगर देखा जाए तो अगर अभी जो, अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और बिहार की सियासत अगर विशेष तौर पे देखें महागठबंधन में, तो मान लेते हैं जो समीकरण अभी है वही चुनाव तक रहेगा, तो क्या लगता है आपको सीट को कैसे मैनेज कर पाएगी ये गठबंधन? अगर विशेष तौर पे हम कांग्रेस की बात करें तो जो सूत्र हमारा बता रहा है कि कांग्रेस अभी तक 10 सीट की मांग कर रहा है, तो क्या लगता है आपको? और इधर दोनों दल जो है वो 20-20 सीट का अपने स्तर से मांग कर रहा है, तो अब है कि तीनों दल में कैसे सामंजस्य बन पाएगी, ये कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में पहले मैं आपको बता दूं कि राजद, जदयू, लेफ्ट और कांग्रेस, तो राजद और जदयू, आपको तो पता ही होगा कि जदयू ने कह दिया है कि 17 सीटों से कम में हम मानेंगे नहीं। ठीक है, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए अगर कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो हम देने को तैयार हैं। तो कुर्बानी मतलब एक आध सीटों की कुर्बानी वो दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो 17 सीट पर अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, 15 सीट या 16 सीट पर लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद बच जाती हैं 7 सीटें। 7 सीटों में 4 सीट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस बार कांग्रेस को सीटें मिलेंगी। वहीं अगर लेफ्ट की बात की जाए तो 2 सीट उनको मिलेंगे और 1 सीट वो रिजर्व में रहेगा। रिजर्व इसलिए कि अभी तक मुकेश सहनी ने जो है पत्ते नहीं खोले हैं। मुकेश सहनी
उनकी हार्दिक इच्छा ये है कि इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अभी तक जो तवज्जो की बात की जाती है ना कि उनको किसी ने तवज्जो दिया ही नहीं, ना ही इंडिया गठबंधन ने दिया, ना ही एनडीए ने दिया। जैसे पप्पू यादव का आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव लगातार कहते रहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं आप किसके पैर भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन इंडिया गठबंधन में मुझे शामिल कर लो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लेकिन साफ है, खाका साफ है, 4 सीटें पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। बहुत होगा तो 1 आध सीटें बढ़ा दी जाएगी। वो भी कुर्बानी करेगा कौन? राजद करेगा, ना कि जेडीयू। जो सबसे बड़ा अड़ंगा जो है, अभी तक जो कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं ना कि 16 सिटिंग सांसद हैं और एक जो सांसद हारे थे वो तो 17 सीटों की मांग है। पहले उन्होंने साफ कर दिया है, जेडीयू ने साफ कर दिया है कि पहले आप खुद में लड़के आ जाए, खुद में सीटों का बंटवारा कर लें। भैया हम तो 16 पे जीते हुए हैं और एक सांसद हमारा हारा था, तो वो सीट हमारी सेकंड पोजीशन थी, तो हमारा ही बनता है। तो देखिए कमोबेश ये स्थिति। वहीं अगर मैं एनडीए की बात करूं, एनडीए में भी 40 सीटों में बीजेपी ने कह दिया कि 30 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए 30 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, एक पर हम संतोष कुमार सुमन लड़ेंगे। हो सकता है 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाए। ऐसे मुझे अंदाज़ा ये लग रहा है कि एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेगी, कोई भी मतलब कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहेगी। वहीं अब देखिए अगर 30 के बाद 2 सीट इधर हो गई तो 32, अब 8 सीट बचते हैं। 8 सीट में मैं आपको बताऊं कि 6 सीटें चिराग पासवान को मिलेगी और इधर की बात कर ली जाए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में तो एक प्रिंस पासवान और एक सीट जो है पशुपति पारस को मिलेगी। लेकिन अगर हम पिछले समीकरण को देखते हैं जो 2019 में चुनाव हुई थी लोकसभा का, तो उसमें पूरे लोजपा को मिला ले तो 6 सीटें दी गई थी। तो उससे आप ये भी कयास हम लोग लगा सकते हैं कि क्या 6 सीटें में 3-3 सीटें दोनों भाग में बटेगा? नहीं नहीं, देखिए 3-3 सीटें, एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि आप अगर देखना चाहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि 6 में 6 सीट मिली थी, साथ ही साथ एक राज्यसभा सीट भी मिली थी, मतलब 7 सीटें उनको मिली थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेंगी, 2 सीटें पशुपति पारस के खाते में जाएगी, 2 या 3 भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक सूरजभान सिंह के जो भाई हैं चंदन सिंह नवादा सांसद, उनका कोई तय नहीं हो पाया। लगातार ये कयास चल रहे हैं कि वीना सिंह जो हैं सूरजभान की पत्नी, इस बार लोकसभा का चुनाव हो सकता है कि ललन सिंह के खिलाफ लड़ें, तो वो तीसरा सीट होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि एक बार फिर से चिराग पासवान जो है जो लोजपा को लीड करते हुए नजर आएंगे और मात्र 2 सीटें हैं जो चाचा को मिलेगी। चलिए, लेकिन अंत अंत में हम एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे रमन जी। आप ये बताइए कि अभी जो फिलहाल स्थिति है, अगर यही समीकरण रही तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में प्रोबेबिलिटी कुछ है इधर उधर होने की नीतीश कुमार की? नहीं देखिए, अभी जो चल रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं लगातार, जो ये कहा जा रहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार आने वाले हैं, हालांकि इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कुछ बिहार में बड़ा होने वाला रहता है तो इस तरह की नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब वो बीजेपी से मतलब निकले थे तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये रूटीन मतलब मीटिंग चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, खुद मैं तो समझता हूँ खुद नीतीश कुमार को भी पता नहीं होता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो अभी तो जो कयासों का बाजार जो है, जो गर्म है, जो जिस तरह से जो कयासी बवंडर उठे हैं, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं और वो भी त्वरित फैसले के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार बीजेपी, क्योंकि कहते हैं ना कि जूठी थाली में खाना किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो कई बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है। अगर उस तरीके को आप झूठी थाली कह रहे हैं तो नीतीश जी का कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार वो आरजेडी के साथ जुड़े हैं, उससे पहले भी 1-2 बार वो उठापटक कर चुके हैं। तो फिर उसको वो तो कोई नया चीज़ इनके लिए दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए नई चीज़ें इनके लिए नहीं है, लेकिन अब इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शायद यही वो कारण है कि जिस तरह से वो जदयू को, क्षमा करें, बीजेपी छोड़ के राजद में मिले, उसके बाद फिर से राजद से को छोड़ के फिर
बीजेपी में आए, फिर बीजेपी को छोड़ के फिर राजद में गए। तो जिस तरह से इनकी जो विश्वसनीयता है जिस तरह से कम हुई है, और मैं बताऊं लोकप्रियता भी घटी है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी घटी है। चाहे उनके ही दल के देखिए ना, गोपाल मंडल ने क्या कल जवाब दिया कि अगर गोपाल मंडल ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार फिर से एक बार बीजेपी में जाते हैं तो उनकी विश्वसनीयता घट जाएगी। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ, सीटों के लिए वो ज़रूर अड़ेंगे, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी ये संकेत जो हैं मध्यावधि चुनाव के हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी ना हो जाए। संभावना ये दिख रही हाँ, है। संभावना बिल्कुल, अगर हम कहें तो अभी तक 80% ये संभावना है कि नीतीश कुमार बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। वो जब देखेंगे कि उनका जो पक्ष है कमज़ोर, क्योंकि देखिए 2 फायदा हो सकता है। सेंट्रल की पॉलिटिक्स अलग होती है, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं, और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा में अभी अगर देखा जाए तो बढ़त में एनडीए है, लेकिन वहीं अगर विधानसभा की बात की जाए तो वो महागठबंधन बढ़त में होगा। तो इस जो दोनों के बीच का जो गैप होगा उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाना चाहेंगे नीतीश कुमार। लेकिन अगर हम देखें उस चीज को भी अगर एक साथ ले आए, लोकसभा विधानसभा मध्यावर्ती चुनाव की बात करें, तो किस दल को विशेष फायदा मिलने की संभावना है, जो समीकरण अभी चल रहा है उसके हिसाब से? देखिए, मैं बताऊं कि लोकसभा में तो कहीं कोई वैसा डाउट है नहीं। मैं बताऊं कि जिस तरह से मेरा अनुमान है, और भी बहुत सारे हैं, तो जो 40 सीटें हैं, 40 में से कम 28 से 29 सीटें ले जाएगी एनडीए गठबंधन, और 11 सीटों पर जीत मिलेंगी। वो जो सीट की मैं बात कर रहा हूं, वो सीटें जो होंगी कोसी की क्षेत्र की होगी, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पर जो कोसी का क्षेत्र है, जहां यादव बहुल क्षेत्र है, तो वहां पर देखा जा सकता है। और इस बार एआईएमआईएम का कोई विशेष वहां पर, क्योंकि जिस तरह से 4 जो उनके विधायक राजद में आके जो है शामिल हो गए, तो उसका भी थोड़ा सा महत्व घटा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ इस बार की राजनीति में, ठीक है, ओसामा और हिना शहाब जो हैं बहुत बड़े फैक्टर होंगे चुनाव में। चलिए, तो आप सुन रहे थे अभी रमन जी को, किस तरीके से इन्होंने सारे पहलुओं पे हर पॉइंट को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखे। लेकिन इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए इस शो को स्पेशली दिए। लेकिन इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये जो फैसला होनी है ये पूरे देश की, पूरे राज्य की लोकतंत्र की बात है। राज्य की जनता को डिसाइड कर पाएगी कि आगे क्या होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके बताएं। फिलहाल आप मुझे इजाजत दें, इस शो को यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।